Okay, so we are continuing our topic, uh, enhancement in food production. In the last lecture, I have introduced the chapter and the key points which we are going to study in this chapter. Now I am starting one of the important technique of producing the hybrid plants. Last time in the last lecture I told you about the green revolution which was introduced in India by Dr. M.S. Swaminathan, and globally it was introduced by Norman E. Borlaug. They have developed semi-dwarf wheat varieties like NP 165, Sharbati, Sonora. These are the varieties of the wheat. Now we are going to study a technique called hybridization technique. तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एग्रीकल्चरल बायोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज़ टू कंबाइन टुगेदर द डिज़ायरेबल कैरेक्टर ऑफ टू और मोर वैरायटीज़. दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की, हमारे पास में सीड्स के फॉर्म में वो प्रेजेंट हैं, तो उनको अलग अलग ग्रो करना और दोनों प्लांट्स के अंदर जो अच्छे अच्छे वैरायटीज़ हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल सीड ऐसा प्रोड्यूस करना कि जिसके अंदर जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो एक साथ में आ जाए. डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमको एग्रीकल्चरल फील्ड में फ़ायदा पहुंचाते हैं. जैसे कोई प्लांट है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेना, उसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस एबिलिटी लेकर के आना, उसके अंदर ड्रॉट रेजिस्टेंस एबिलिटी लाना, कोई पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स इंट्रोड्यूस करना, जैसे कोई विटामिन्स हो गए, कोई प्रोटीन्स हो गए, उसमें इंट्रोड्यूस कर देना. तो ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको हम जो है वो यूज़फुल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स बोलते हैं. तो इस तरह के यूज़फुल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स लेकर आना प्लांट्स के अंदर, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का. अब जो हाइब्रिडाइजेशन है ये या तो इंट्रा वैराइटल हो सकता है. इंट्रा वैराइटल मीन्स विदिन द सेम वैरायटी, विदिन द सेम स्पेसीज एंड डिफरेंट वैरायटीज़. और या के फिर जो है वो इंटर वैराइटल हो सकता है बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सेम स्पेसीज़. तो सेम स्पेसीज़ की अलग अलग या वैरायटीज़ के बीच में या सेम स्पेसीज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ के बीच में हम जो है क्रॉसिंग करके उसके एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं. और या के फिर जो है ये इंटर जेनेरिक भी हो सकता है. ये टाइप है इसकी इंटर जेनेरिक. इंटर मतलब होता है इन बिटवीन और बिटवीन डिफरेंट जेनेरा ऑफ द सेम फैमिली. सेम फैमिली के दो अलग अलग जेनेरा के बीच में. जैसे मान लो कोई प्लांट है, सेम फैमिली को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जीनस उसकी अलग अलग है, तो उसके अच्छे कैरेक्टर्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. सो नाउ वी विल सी द स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हमको हाइब्रिडाइज करना है, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंबाइन करना है प्लांट्स के. हम अपने कन्वीनियंस के लिए एग्जांपल सेट कर सकते हैं. सपोज़ कर लो हमारे पास में राइस की दो वैरायटीज़ हैं, राइस की दो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, दोनों के अंदर अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं. सपोज़ कर लो एक वैरायटी है जिसके अंदर जो है वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब कि पर हेक्टर उसकी प्रोडक्टिविटी जो है ज़्यादा है, ज़्यादा राइस के ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है वो प्लांट. और दूसरी एक वैरायटी है राइस की, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा नहीं है, पर उसके अंदर सपोज़ कर लो कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंस एबिलिटी है, मतलब नेचुरली वो राइस प्लांट जो है वो डिज़ीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है. तो ये दो अच्छे कैरेक्टर हो गए, एक हाई प्रोडक्टिविटी और एक डिज़ीज़ रेजिस्टेंस. अब इन दोनों कैरेक्टर्स को हमको कंबाइन करके एक ही राइस के सीड में लाना है. मतलब हमको एक ऐसी राइस की वैरायटी प्रोड्यूस करनी है जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो और उसके अंदर डिज़ीज़ रेजिस्टेंस एबिलिटी भी आ जाए. तो हम क्या करेंगे, तो हम फॉलो करेंगे ये 5 स्टेप्स को जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू
द कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, हम वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करेंगे। वेरिएबिलिटी मतलब कि डाइवर्स फीचर, डाइवर्स कैरेक्टर रखने वाले सीड्स। तो वाइल्ड स्पेसीज़ जो हैं, वाइल्ड स्पेसीज़ का मतलब ऐसे स्पेसीज़ जो नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं और जिनको नेचुरली फार्मर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, उनको कल्टीवेटेड जो क्रॉप्स होते हैं उनको हम उनके सीड्स को जमा करेंगे और देखेंगे उनको लैब में ला करके कि उसके अंदर कौन से अच्छे फीचर्स हैं। और फिर ऐसे ही वाइल्ड वैरायटी किसकी जमा करेंगे हम, एक वाइल्ड वैरायटी जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले राइस की जमा करेंगे और एक वाइल्ड वैरायटी हम जमा करेंगे डिजीज़ रेजिस्टेंस वाले राइस की। तो पहले पता लगाना पड़ता है कि कौन से राइस के अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, कौन सी राइस वैरायटी के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कौन सी वैरायटी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, विटामिन ज़्यादा है। तो ये ऐसे अच्छे अच्छे एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स का पहले जो रिसर्चर्स होते हैं वो पता लगाते हैं। फिर उसके बाद में उनको उनके वाइल्ड फार्म में से, जहाँ पर वो ग्रो हो रहे हैं, वहाँ से उनके सीड्स की वैरायटीज़ को वो जमा करते हैं, ला करके लैब में उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ये जो पूरा कलेक्शन होता है जिसके अंदर, जहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे मल्टीपल राइस के सीड्स हैं और उनके अंदर अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, तो इनको जो है बॉटल्स के अंदर या प्लास्टिक के पाउच के अंदर प्रिजर्व करते हैं और उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं कि ये पर्टिकुलर राइस जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस एबिलिटी रखता है, ये पर्टिकुलर राइस हाई प्रोडक्टिविटी वाला है, इसके अंदर विटामिन ए का कंटेंट ज़्यादा है। और इस तरह के जो भी ऐसे अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो सब कैरेक्टर्स वाले राइस या जो भी हमने क्रॉप की ब्रीडिंग करना है उसको हम जमा करते हैं और फिर उसके बाद में उसको प्रिजर्व करके उसको लेबल करके रख लेते हैं लैब के अंदर। तो ऐसे जो हमारे पास में जो पूरा कलेक्शन हमको मिलता है, ये कलेक्शन जो होता है ये डाइवर्स फीचर रखने वाला या डाइवर्स अलील रखने वाले प्लांट्स का ग्रुप होता है। इसी को टेक्निकली बोला जाता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो पहली जो है हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं। अब ये जर्म प्लाज्म कलेक्शन जो है वो दो तरह से करते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन मेथड है वो है इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल रिजर्व से, यानी जहाँ पर प्लांट ग्रो हो रहे हैं उनको उनके अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही प्रिजर्व करना। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन हो जाता है। और अगर हम उसको लेबोरेटरी कंडीशन में ला करके प्रिजर्व करते हैं तो इसको बोला जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये होता है बॉटनिकल गार्डन के थ्रू या कि सीड बैंक के थ्रू। तो एक्स सीटू या इन सीटू कैसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा करके इन सीटू करते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। उसका रीज़न ये है कि जहाँ पर कोई प्लांट ग्रो हो रहा है उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही, वहीं फार्म के करीब या के जो विलेज है उसके करीब में ही गवर्नमेंट जो है वो एक छोटा सा लैब इस्टेब्लिश कर देती है और रिसर्चर्स जो है वहीं जा कर के रिसर्च करते हैं। तो वो ऑन साइट रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को समझ सकते हैं, वहाँ की सॉइल के टेक्सचर को और सॉइल में कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं इसको वो लोग समझ सकते हैं अच्छे से। तो इस तरह का जो कंजर्वेशन है वो इन सीटू कंजर्वेशन होता है। अब ये हो गई पहली स्टेप जिसमें हमने वेरिएबल या डाइवर्स फीचर्स रखने वाले प्लांट्स के सीड को कलेक्ट किया। फिर सेकेंड जो होती है वो है इवेलुएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब हमको दोनों को कंबाइन करना है, तो दोनों जो वैरायटीज़ हमने कलेक्ट की हैं दोनों को हम पहले इवेलुएट करेंगे। और इवेलुएट करना मतलब कि चेक करने का, इसको स्क्रीनिंग करेंगे उसकी, उसमें से सिलेक्शन करेंगे उसका कि कौन से सीड्स अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। उसको इवेलुएट करके स्क्रीन करके फिर हम उसको ग्रो करेंगे कंट्रोल कंडीशन में, पॉट्स के अंदर ग्रो करेंगे उसको। सारे के सारे क्लाइमेटिक कंडीशन आर्टिफिशियली प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो सारे क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जो नेचुरल इन्वायरमेंट में उसको मिलते हैं। फिर दोनों को हमने जो है वो दो से ज़्यादा अलग अलग पॉट्स के अंदर ऐसे ग्रो कर लिया है हमने। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उनमें से किसी एक प्लांट का जो है हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। पहले इमेस्कुलेशन करेंगे और फिर उसको, उसके पोलन ग्रेन को दूसरे पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन। तो जो मैक्सिमम डिज़ायरेबल कैरेक्टर रखने वाले प्लांट हैं उसको हम सिलेक्ट करते हैं एज अ फीमेल पेरेंट, और फीमेल पेरेंट को कहा जाता है रिकरेंट पेरेंटल प्लांट।
तो जो ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर रखने वाला है, जैसे हमको 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर कंबाइन करना है, तो मान लो किसी प्लांट के अंदर 2 अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं, किसी प्लांट में 1 ही कैरेक्टर है, तो जिसमें 2 या 3 अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं, उसको हम एज अ फीमेल पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। रिकरेंट पेरेंट भी उसी को कहेंगे। और जो दूसरा प्लांट है जिसको हम एज अ मेल सेलेक्ट करने वाले हैं, उसको कहेंगे डोनर। उसको डोनर इसलिए कहेंगे क्योंकि वहाँ से पोलन ग्रेन जो है हम अपने रिकरेंट पेरेंट यानी फीमेल पेरेंट वाले प्लांट के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर उसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होती है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो जिसको हमने एज अ मेल सेलेक्ट किया है, वहाँ से हम पोलन ग्रेन को कलेक्ट कर लेंगे आर्टिफिशियली और उसको जो है जमा करके रखेंगे। और फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट जिसको हमने एज अ फीमेल माना है, अगर वो बायसेक्सुअल फ्लावर है, यानी अगर वो प्लांट बायसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो जिसको हमने जो है वो एज अ फीमेल सेलेक्ट करना है, मतलब जिसके ऊपर हमको पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करना है रिकरेंट पेरेंट को, उसको हम करते हैं ईमैस्कुलेशन। तो ईमैस्कुलेशन का मतलब होता है, यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड ईमैस्कुलेटेड, तो ईमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट। मेल पार्ट को हम निकाल देंगे फ्लावर के। अब मेल पार्ट में हम चाहें तो एंथर को भी कट कर सकते हैं, या कि पूरा का पूरा स्टेमन भी जो है हम उसको अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली द रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट, स्टेमन और एंथर फ्रॉम अ बायसेक्सुअल फ्लावर। फिर उसको हम उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बैग बांध देते हैं, पॉलीथीन बैग, उसको बोलते हैं बैगिंग करना। अगर हमारे पास में सफिशिएंट नंबर में पोलन ग्रेन नहीं है तो तब तक के हम ईमैस्कुलेट किए हुए फ्लावर के ऊपर एक बैग, प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग बांध के रखते हैं। और फिर उसके बाद में जब हमारे पास में सफिशिएंट नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जमा हो जाते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन जब हमारे पास में आ जाते हैं मेल पेरेंट की तरफ से, तो फिर हम उसको आर्टिफिशियली डस्टिंग करते हैं ईमैस्कुलेट किए हुए फ्लावर के स्टिग्मा पर, और उसको फिर ग्रो होने देते हैं। उसके बाद की स्टेप ये होंगी कि हमने तो पॉलिनेशन करवा दिया आर्टिफिशियली, इसी को आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कहते हैं, या इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो होगी फर्टिलाइजेशन, मतलब जो पोलन ग्रेन हमने डस्टिंग किए हैं वो पोलन ग्रेन आगे जा कर के फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर जो है सीड फॉर्मेशन होगा ओवरी के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन करना। अब अपना हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में हम प्लांट को ग्रो होने के लिए या सीड फॉर्म करने के लिए छोड़ देते हैं उसको। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आती है, जब वो प्लांट ग्रो हो जाता है और उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है, फ्लावरिंग होने के बाद में उसमें फ्रूट और सीड जब फॉर्म हो जाते हैं, तो हम उन सीड्स को कलेक्ट करते हैं। अब वो सीड्स को कलेक्ट करने के बाद में उन सीड्स को हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे उसके अंदर? हम ये देखेंगे कि उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं। सीड्स तो हमको मिल गए, लेकिन अब हमको नहीं मालूम है कि इन सीड्स में से कितने सीड्स के अंदर हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए होंगे। अब सपोज़ कर लो कि हमने जो है मान लो 100 सीड्स को कलेक्ट किया, 100 से ज़्यादा ही कलेक्ट करते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। हमने सपोज़ कर लो कि 100 सीड्स को कलेक्ट किया। अब ये 100 सीड्स में से हो सकता है कि कुछ 20 सीड्स में या 25 सीड्स में हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर आए होंगे और बाकी में नहीं आए होंगे, तो ये चांसेस हैं। तो अब ये सीड देख के तो हमको नहीं मालूम पड़ेगा कि इन सीड्स में से किसके अंदर जो है हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर आए हैं और किस में नहीं आए हैं। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हमको उनको जो है वो ग्रो करना होगा। तो अब वो पूरे 100 सीड्स को हम ग्रो करेंगे, उनको फर्टिलाइज़र देंगे, उनको आइडियल कंडीशन देंगे, प्रॉपर इरिगेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर उसके बाद में जब वो प्लांट जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, कुछ 2, 4, 5 महीने के बाद में जब उनका ब्रीडिंग सीज़न कंप्लीट हो जाएगा, जुवेनाइल पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और जब फ्लावरिंग पीरियड आ जाएगा उनके अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उनको देखेंगे कि कौन से प्लांट जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, कौन से प्लांट के अंदर जो है डिजीज़ रेजिस्टेंस एबिलिटी आ गई है, किसके अंदर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आ गए हैं। इसको चेक करने के लिए जो है लेबोरेटरी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब प्लांट का सीड लेकर के उसको लेबोरेटरीकली उसको टेस्ट कर सकते हैं, या कि फिर ग्रोथ के अंदर ही उसको एडवर्स कंडीशन से एक्सपोज करके देखेंगे। यानी कुछ सीड्स को हम ऐसे ग्रो करेंगे
कि उनको कम पानी वाले सॉइल में ग्रो करेंगे, कुछ को न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट में ग्रो करेंगे, कुछ को ड्रॉट में ग्रो करेंगे। तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस में ग्रो करेंगे और देखेंगे कि किसके अंदर जो है कैरेक्टर्स आए हैं। कुछ को डेलिबरेटली जानबूझ करके हम कोई पर्टिकुलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट करवा के देखेंगे कि इसके ऊपर इसका कितना इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसे हमको मालूम पड़ेगा कि ये कौन से प्लांट जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो गए हैं। और फिर जो प्लांट्स डिजीज़ रेजिस्टेंस हो गए होंगे उनके सीड्स को हम कलेक्ट करेंगे, और उनके सीड्स को कलेक्ट करने के बाद में हम उन्हीं सीड्स को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट्स। तो दे आर द रिकॉम्बिनेंट्स। और फिर उन रिकॉम्बिनेंट्स में भी हम ये देखेंगे कि कौन से सीड्स जो है वो अच्छे टेक्सचर के हैं, मतलब देखने में अच्छे हैं, साइज़ उनकी जो है वो बड़ी है, टूटे हुए नहीं हैं, इस तरह से। तो उनको हम मानेंगे सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो इस तरह से सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स हम ले लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और फिर ये सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स कलेक्ट करने के बाद में फिर इनको हम ग्रो करेंगे। पहले इनको हम लोग ग्रो करेंगे लेबोरेटरी कंडीशन में, और फिर इनको हम लोग जो है वाइल्ड कंडीशन में ग्रो करेंगे। वाइल्ड कंडीशन मतलब ओपन फील्ड में, ओपन फील्ड मतलब यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट में। और फिर उनको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके फिर उनको हम लोग रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करेंगे कहाँ? मार्केट में रिलीज़ करेंगे और उसका कमर्शियलाइजेशन करेंगे। कमर्शियलाइजेशन का मतलब ये कि हम उसको बेचेंगे। हम लोग नहीं बेचेंगे, गवर्नमेंट उसको बेचती है और उससे जो है वो फ़ंड कमाती है। बहुत सारी जगह पर जो है वो किसानों को, जो फार्मर्स होते हैं, उनको सब्सिडी मिलती है। हाइब्रिड सीड्स खरीदने के लिए गवर्नमेंट जो है फ़ंड देती है, 50% फ़ंड देती है, या कहीं पर कुछ सब्सिडी देती है और कहती है, इनकरेज करती है फार्मर्स को कि आप लोग ये पर्टिकुलर हाइब्रिड सीड को ख़रीदो और उसको अपने फील्ड में, अपने फार्म में ग्रो करो, ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आए और उससे जो है प्रोडक्शन बढ़े। तो ये चीज़ें जो होती हैं इसको कमर्शियलाइजेशन कहते हैं। और जो हमने हाइब्रिड सीड, साइंटिस्ट लोगों ने जो हाइब्रिड सीड बनाया है, रिकॉम्बिनेंट जो बनाए हैं, इन्हीं को कहा जाता है न्यू कल्टीवर्स। और ये जो न्यू कल्टीवर्स होते हैं इनको कोई पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। नाम जो है साइंटिफिक नेम नहीं देते हैं इनको। इनको जो नाम दिया जाता है वो रीजनल लैंग्वेज में दिया जाता है। हिंदी लैंग्वेज में दे देंगे, या कोई रीजनल लैंग्वेज महाराष्ट्र में डिस्कवर हुए हैं, डेवलप हुए हैं, तो मराठी में दे देंगे उसको, या कि कोई ऐसी लैंग्वेज जो पॉपुलर हो, जो वहाँ के जो फील्ड्स वाले हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके अंदर कॉमन हो। अब अगर कोई साइंटिफिक नेम दे देंगे तो साइंटिफिक नेम जो है वो फार्मर्स को तो नहीं मालूम होंगे और फार्मर्स को याद भी नहीं होंगे, क्योंकि साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज में होते हैं। अब फार्मर्स लोगों ने कहाँ ग्रीक लैंग्वेज सीखी है? यहाँ तो हम स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ही सही से ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती है। तो इसलिए नाम कोई ऐसा दिया जाता है जो बहुत कॉमन हो, ऐसा हो जो रीजनल लैंग्वेज में हो, जिसको फार्मर्स आसानी से प्रोनाउंस कर सकें और उसको याद रख सकें। तो न्यू कल्टीवर्स जो होते हैं उनको कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है। तो अभी आगे हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स न्यू कल्टीवर्स की, यानी ये सब टेक्निक को यूज़ करके, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, म्यूटेशन टेक्निक है, इनको यूज़ करके अलग अलग जो न्यू कल्टीवर्स, जो रिकॉम्बिनेंट सीड्स बनाए हुए हैं, उनके नाम भी हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो नाम देख के ही हमको समझ में आ जाएगा कि ये रीजनल लैंग्वेज के नाम हैं, तो ये पर्टिकुलरली जो फार्मर्स हैं उनको ध्यान में रख के दिए हुए हैं। तो ये 5 स्टेप्स फॉलो करने के बाद में हमको जो है रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स मिल जाते हैं। अब इन्हीं 5 स्टेप्स को थोड़ा समराइज़ करके एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर अपने एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं। तो इसके अंदर वही स्टेप्स हैं, थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी है, जिसको हम जर्म प्लाज्म कहते हैं या जीन बैंक भी कहते हैं। फिर उसमें से पेरेंटल सिलेक्शन करेंगे इवेलुएट करके, और फिर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट के बाद में अलग अलग क्वालिटीज़ के पेरेंट हमने सेलेक्ट कर लिए। फिर सिलेक्टेड पेरेंट्स के लिए हम उनको इमेस्कुलेट करेंगे, और जिसको इमेस्कुलेट करेंगे उसको हम एज अ फीमेल पेरेंट कंसिडर करेंगे। दूसरे पेरेंटल प्लांट के पास, जिसको हमने डोनर बोला है, वहाँ से हम पोलन ग्रेन कलेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ कोशिश ये करते हैं कि जो हमने पेरेंटल सिलेक्शन किया है वो होमोजाइगस हो। होमोजाइगस का मतलब ये कि उसके अंदर कैरेक्टर सेग्रीगेट ना हो, सेपरेट ना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए सिलेक्ट किए हुए जो सीड्स होते हैं उनको 3 या 4 जनरेशन तक का सेल्फिंग कर लेते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवा के देख लेते हैं।
और सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से ये मालूम पड़ जाता है कि जो सीड्स हमने कलेक्ट किए हैं वो उनके कैरेक्टर्स के लिए प्योर हैं, होमोजाइगस हैं। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, कैरेक्टर्स जो है वो आगे की जनरेशन में सेग्रीगेट नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाते हैं, डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पेरेंट, जो हमने कलेक्ट किया हुआ है पोलन ग्रेन उसको आर्टिफिशियली रिकरेंट प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग करते हैं इमेस्कुलेशन करने के बाद में, इसको आर्टिफिशियल क्रॉस कहा जाता है। फिर बैगिंग और टैगिंग कर देते हैं। बैगिंग और टैगिंग पहले भी करते हैं और डस्टिंग करने के बाद भी करते हैं। डस्टिंग करने के बाद इसलिए कर देते हैं कि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन उसके ऊपर जा कर के डिपॉजिट ना हो पाए। तो अनवांटेड पोलन ग्रेन डिपॉजिट होने ना हो, इसके लिए हमने उसको बैगिंग कर रखा है। टैगिंग बोलते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा कागज़ की या कोई चिट लगा देते हैं, उसके ऊपर उसकी डिटेल लिख देते हैं कि हमने इतनी तारीख को इसके ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र किया है, ये वैरायटी का नाम क्या है, ये सब डिटेलिंग उसके ऊपर लिख देते हैं, तो इसको टैगिंग बोलते हैं। और फिर उस प्लांट को ग्रो होने के लिए हम छोड़ देते हैं। और फिर जब वो प्लांट ग्रो होता है तो उसके जो सीड्स रहते हैं उसको हम यहाँ कहेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। और फिर F1 जनरेशन के सीड्स को हम कलेक्ट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कितने सीड्स में हमारे जो रिकम्बाइंड कैरेक्टर्स हैं वो आ गए हों। और फिर उन रिकॉम्बिनेंट्स को टेस्ट करते हैं, उनको सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स कहा जाता है। और इसी को, उन सीड्स के अंदर जो कैरेक्टर आ गए हैं, इसी को हाइब्रिड वीगर कहते हैं। तो हाइब्रिड वीगर वो होता है, इट इज़ द फीचर इन द हाइब्रिड प्लांट, सुपीरियर फीचर्स इन द हाइब्रिड प्लांट विच इज़ सुपीरियर टू आइदर ऑफ इट्स पेरेंट। मतलब उसके मेल और फीमेल पेरेंट्स दोनों के अच्छे अच्छे फीचर एक साथ में आ जाना। तो जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं एक्चुअली वो शो करते हैं हाइब्रिड वीगर। तो इनको हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में इनको पहले फील्ड ट्रायल्स के लिए स्टार्ट करते हैं। फील्ड ट्रायल मतलब पहले उसको कंट्रोल कंडीशन में और फिर उसको ओपन फील्ड कंडीशन में ग्रो करते हैं और फिर देखते हैं कि प्रोडक्शन नॉर्मल से कितना बढ़ के मिला है, डिजीज रेजिस्टेंस एबिलिटी कितनी ज़्यादा मिली है, ये सब सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं और फिर उसको हम मार्केट में रिलीज़ कर देते हैं। तो टेस्टिंग करने के बाद में लास्ट में जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं उनको मार्केट में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो पूरी टेक्निक होती है इसको कहा जाता है कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक, या इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं। कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्योंकि ये ओल्डर टेक्निक है। अब आजकल जो है मॉडर्न टेक्निक भी आ गई है, जैसे म्यूटेशन ब्रीडिंग आ गई है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आ गया है, जीन ट्रांसफ़र आ गया है, टिश्यू कल्चर टेक्निक आ गई है। तो ये जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो यहाँ पर जो है हमने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के जो स्टेप्स थे, 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स, वो हमने देखा। एग्ज़ाम में कोई 1 या 2 स्टेप्स दे करके जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, तो आप इसको याद रखिए। अभी हम लोग नेक्स्ट जो है देखते हैं कुछ हाइब्रिड क्रॉप्स के बारे में। मतलब कि ये सब टेक्निक यूज़ करने के बाद में जो प्रोडक्टिविटी है और डिजीज़ रेजिस्टेंस एबिलिटी है प्लांट के अंदर, सीड्स के अंदर आ गई ज़्यादा, तो इसकी वजह से अपनी प्रोडक्शन बढ़ गई थी और इसी को कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि 1961 में नोटिस किया गया। और इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा MS स्वामीनाथन का और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का। तो अब इस टेक्निक को यूज़ करके कुछ हाइब्रिड क्रॉप्स भी ग्रो किए गए हैं, कुछ हाइब्रिड सीड्स ग्रो किए गए। तो हमने टेक्निक तो पढ़ ली, अब हम देखेंगे उसके एग्ज़ाम्पल्स को। तो हम उसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे वीट और राइस में 1960s के टाइम पर जो वीट और राइस डेवलप किए गए इस टेक्निक को यूज़ करके, वो एक्चुअली थी सेमी डॉर्फ वैरायटीज़। ये नाम आपको याद रखने हैं आगे जो आने वाले हैं। सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी जो होते हैं वो ऐसी वैरायटीज़ होते हैं जो कि नाइदर टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट होते हैं। मतलब ना ही बहुत लंबे होते हैं हाइट में और ना ही छोटे होते हैं। तो डॉर्फिंग का फ़ायदा ये होता है कि जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो ज़्यादा आ जाती है, और इन्फ्लोरेसेंस यानी फ्लावर जो है अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो बाद में सीड्स भी ज़्यादा कलेक्ट होंगे। तो इसलिए जो है वो सेमी डॉर्फ वैरायटीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो राइस की और वीट की कुछ सेमी डॉर्फ वैरायटीज़ जो अभी हमने टेक्निक पढ़ी उसको यूज़ करके बनाई हुई हैं। जैसे सेमी डॉर्फ राइस की जो वैरायटी बनाई गई इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर, 1960s के टाइम पर, वो थी राइस की वैरायटी। वो प्रोड्यूस की गई थी IR8
इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर IR8 नाम का एक राइस है जो कि इंडियन वैरायटी है, उसको हाइब्रिडाइज किया गया था, क्रॉस किया गया था एक ताइवान के राइस से। उसका नाम है टाइचंग नेटिव 1। तो टाइचंग नेटिव 1 और IR8 ये दो राइस वैरायटीज़ को आपस में क्रॉस करके, जैसा जो अभी हमने टेक्निक देखी उसी टेक्निक के थ्रू क्रॉस करके जो हाइब्रिड सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी बनाई गई, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो बेटर यील्डिंग है। कुछ राइस वैरायटीज़ जो है वो इस टेक्निक से बनाई गई हैं, उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, वो आपको याद रखना है। जैसे जया, पद्मा और रत्ना, ये 3 नाम हैं। तो ये तीनों जो है ये सेमी डॉर्फ राइस वैरायटीज़ के नाम हैं और इनके फीचर क्या हैं? दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी, यील्डिंग ज़्यादा है। ऐसे ही वीट की जो है 2 वैरायटी प्रोड्यूस की गई हैं, सोनालिका और कल्याण सोना। तो ये 2 वैरायटीज़ वीट की हैं, सोनालिका एंड कल्याण सोना। तो ये दोनों हाई यील्डिंग वीट हैं। और जया, पद्मा, रत्ना ये हाई यील्डिंग राइस वैरायटीज़ हैं। देन फिर ऐसे ही शुगर केन की वैरायटीज़ जो है वो प्रोड्यूस की गई हैं। शुगर केन के 2 कैरेक्टर्स को कंबाइन किया गया, जिसमें एक कैरेक्टर जो है वो हाई शुगर कंटेंट है और दूसरा थिकर स्टेम है। मतलब शुगर केन जो होता है ये मॉडिफाइड स्टेम ही होता है, तो जितना वो थिक रहेगा उतना जो है शुगर कंटेंट ज़्यादा रहेगा। तो शुगर कंटेंट एक वैरायटी में ज़्यादा था और दूसरी वैरायटी के अंदर थिकनेस ऑफ द स्टेम ज़्यादा थी, तो ये दोनों को कंबाइन किया गया है। तो इसमें जो 2 वैरायटी है, एक है नॉर्थ इंडिया की वैरायटी जिसका नाम है सैक्रम बारबेरी और ये है साइंटिफिक नेम। और सैक्रम बारबेरी जो है वो नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है और एक दूसरी वैरायटी है सैक्रम ऑफिसिनेरम जो कि साउथ इंडिया में ग्रो होने वाली वैरायटी है। तो सैक्रम ऑफिसिनेरम की खास बात ये है कि उसके अंदर स्टेम जो होता है वो थिक होता है और शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसके साथ में कि ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं होता। मतलब उसका जो ग्रोथ रेट है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है, साउथ इंडिया के ही कुछ स्टेट्स में ही ग्रो होता है बस। अब उसको अगर नॉर्थ इंडियन कंडीशन में ग्रो करना है तो वो वहाँ पर उतना अच्छी यील्ड नहीं देता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए नॉर्थ इंडिया वाली जो वैरायटी है, नॉर्थ इंडिया की मतलब सैक्रम बारबेरी, उसके साथ में उसको क्रॉस किया गया। तो ये दोनों वैरायटीज़ को जो है वो क्रॉस किया गया और इनको क्रॉस करने का जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इनको क्रॉस किया गया वो लोकेटेड है कोयम्बटूर में। तो उसकी बेसिस पर जो हाइब्रिड वैरायटीज़ ग्रो हुई हैं उनको नाम दिया गया है नंबर के साथ में, CO419, CO421, CO453। तो ये सब CO यहाँ कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट के लिए है जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। यहाँ पर रिसर्च करके ये सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ को प्रोड्यूस किया गया है। तो एक शुगर केन की ये वैरायटीज़ हैं CO419, 421 और 453। और ऐसे ही राइस की 3 वैरायटीज़ जया, पद्मा, रत्ना और वीट की 2 वैरायटी सोनालिका, कल्याण सोना। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे कैसे नाम है, तो ये सब रीजनल नेम है जैसा मैंने पहले ही बताया, तो इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब मैंने पहले लेक्चर में ही कहा था कि चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रट्टा मारना पड़ सकती हैं आप लोगों को। अब नाम का तो कोई चीज़ कोई शॉर्टकट है नहीं, तो नाम है, उसको आपको जैसा है वैसे ही याद रखना पड़ेगा। फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि वो राइस की वैरायटी है कि वीट की वैरायटी है। आपने वीट में राइस का नाम लिख दिया, राइस में वीट का नाम लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, इतना आपको अपनी मेंटल पावर, मेमोरी पावर यहाँ पर तो यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पर जो है सैक्रम बारबेरी नॉर्थ इंडिया वाले, शुगर केन और सैक्रम ऑफिसिनेरम साउथ इंडिया वाले को कंबाइन करके CO419, 421, 453 ये प्रोड्यूस किए गए हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरी जो हाइब्रिड क्रॉप दी हुई हैं वो है मिलेट्स। मिलेट्स जो है ये कलेक्टिव टर्म है, 3 चीज़ों को मिला के मिलेट्स बोला जाता है, जवार, बाजरा और मेज़, ये तीनों को मिला के कहते हैं मिलेट्स। तो इसके अंदर हाइब्रिड मेज़ एक प्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है गंगा 3 नाम का मेज़ है। और जवार उसका नाम है CO12। और बाजरा इसको रीजनल लैंग्वेज में निफाड़ भी कहते हैं, महाराष्ट्र लैंग्वेज में ही इसको, महाराष्ट्र के कुछ रीजन में इसको निफाड़ कहते हैं बाजरा को। तो इनको इंडिया में डेवलप किया गया है मिलेट्स के तौर पे।
अब इन वैरायटीज़ में ज़्यादा नाम तो नहीं दिए हुए हैं, खाली एक गंगा 3 दिया हुआ है, जवार CO12 दिया हुआ है। तो इनके फीचर क्या है, ये सब जो है वो हाई यील्डिंग है और रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस है। मतलब ये कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और कम पानी में ग्रो होने वाले हैं। तो फ़ायदा ये है कि किसी ईयर जो है अगर बारिश कम हुई, थोड़ा ड्रॉट पड़ गया, तो प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नॉर्मल रह जाएगी। तो ये फ़ायदे हैं इस तरह के क्रॉप्स को ग्रो करने के। फिर नेक्स्ट जो है, ये तो हमने देख लिया हाई यील्डिंग वैरायटीज़, कौन कौन से हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो रहेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस। देखो ये सब फीचर्स हैं। पहला फीचर ये है कि हाई यील्डिंग मतलब यील्ड बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो अब प्रोडक्टिविटी टेक्निक सबके लिए ऑलमोस्ट वही हाइब्रिडाइजेशन वाली है, या आगे म्यूटेशन ब्रीडिंग आएगी। तो टेक्निक जो है ज़्यादा करके हाइब्रिडाइजेशन वाली यूज़ करते हैं। हाँ, यहाँ एग्जांपल्स अलग अलग हैं, वो आपको याद रखनी होंगी। तो या तो जो है हाई यील्डिंग हाई यील्ड के लिए करते हैं, और या कि फिर अगला जो फीचर डेवलप करना है, जो टारगेट है, वो है ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस। तो डिजीज़ रेजिस्टेंस भी कुछ प्लांट्स डेवलप किए गए, कुछ डिजीज़ेस हमको देखना है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, कुछ फंगल डिजीज़ है, कुछ वायरल हैं, और उनसे बचने वाले यानी उनसे सेल्फ प्रोटेक्टेड रहने वाले जो प्लांट्स डेवलप किए गए हैं, हाइब्रिड प्लांट्स, उनकी एग्जांपल भी हमको देखना है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ जो है वो डेवलप की गई हैं, उनको हम अगले लेक्चर में देखते हैं।